समीकरण आप लिखोगे। आदर्श गैस समीकरण क्या कहते हो? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है भाई। सबसे पहला तो वही बॉयल के नियम से सारे नियम को एक साथ मिला देंगे। यहाँ पे अपन एक को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या था? V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P से। नंबर 2 चार्ल्स का नियम। वो क्या है? V है वो प्रोपोर्शनल है किसके? T के। और जो नंबर 3 है वो है अवोगाद्रो का नियम। वो क्या है सर? वो है V है प्रोपोर्शनल है किसके? N के। सबको मिला दो। सभी नियमों को मिलाने पर मिलाए तो क्या आया? V है वो प्रोपोर्शनल है किसके? N के। और V प्रोपोर्शनल है किसके? T के। और जो V ही है वो प्रोपोर्शनल है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? P के। V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू N, V प्रोपोर्शनल टू N। और V है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये आ गया। ठीक है, पता होना चाहिए आपको भाई। वो PT का तो कोई यूज ही नहीं होने वाला, वो यहीं से अपन बना लेंगे। V इज इक्वल टू निकालोगे तो समानुपाती को उठाओगे किस तरह लगेगा? K। आगे क्या आएगा आपके पास? NT। सॉरी, यहाँ पे तो इस तरह का अपन K नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? R अपन उसको यूज़ करेंगे बटे P। PV को उठा के इधर ले आओ। क्या बनेगा? PV इज इक्वल टू NRT। बन गया क्या? अभी लिख देता हूँ मैं। R कौन है यहाँ पे? यहाँ जो R है या तो आप उसको कह सकते हो समानुपाती स्थिरांक, या यही जो R है इसको कहा जाता है सार्वत्रिक गैस नियतांक या स्थिरांक। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये जो समीकरण आई है, ये जो समीकरण आपके पास आई है, यही क्या है? यही है आपकी आदर्श गैस समीकरण। PV बराबर NRT। देखो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? जो P है वो T के समानुपाती है। ठीक है। दूसरा, इस V को बटा के इधर भेज दो तो बराबर के नीचे इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा। तो क्या कर सकते हो? जो P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। यहाँ से देखो, जो V है वो प्रोपोर्शनल है किसके? N के। और जो V है वो प्रोपोर्शनल है किसके? T के। तो सारे नियम यहीं से बन गए। और इन नियमों से तो अपने क्या बनाया है? आदर्श गैस समीकरण हमने बनाई है। ठीक है। किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? केवल आदर्श गैसों के ऊपर ही लागू होती है। और यही क्या है? आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कौन क्या है यहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए। P बराबर गैस का दाब, V बराबर गैस का आयतन। और मैंने कहा था आयतन किसका लेते हैं? गैस का तो कोई आयतन होता ही नहीं। किसका लेते हो? पात्र का लेते हो जिसमें उसको रखा जाता है। N बराबर गैस के मोलों की संख्या, T बराबर गैस का परमताप, R बराबर सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। अगर आपको यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? PV
बटे टी। मोलों की संख्या तो मान लो अगर n बराबर 1 हो तो n का मान कितना हो 1 मोल हो, तो वहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा पी वी बटे टी। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है, वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर होता है उसकी क्या होती है केल्विन। तो इस आधार पे जब सारे मानों को आप रखोगे तो आर के खूब सारे मान आपके पास यहाँ से आएंगे। याद रखना जो आर के बहुत सारे मान आप पढ़ते आए हो 8.314, 1.98, 0.0821, 8.314 गुणा 10 की घात 7, ऐसे बहुत सारे आर के जो मान हैं वो कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं। डिफरेंट कंडीशन में अपन उनकी वैल्यू रखते जाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम की, और आपके पास आंसर वहाँ से आते जाते हैं। तो मैं 2-3 आर के मान यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बस वो याद रखना है। आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन, आर इज इक्वल टू 1.98 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, आर इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10 की घात 7 अर्ग पर केल्विन, ठीक है। और भी कोई मान हो तो आप याद कर लेना, इतने मान बहुत हैं। जो मेन है इम्पोर्टेंट वो ये 3 ही मान है, मेन तो इम्पोर्टेंट यही है। अब देखो जब गैस वाले चैप्टर आप पढ़ते हो तो अगर वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल बनता है, गैस वाले चैप्टर में अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है आर से रिलेटेड, तो वहाँ पे देखो आयतन देगा वो आपको कि इतने लीटर गैस है, इतने लीटर गैस यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड कर रही है, तो बताओ कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो वहाँ पे जो आर का मान आपको लेना है वो ये वाला लेना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। क्यों लेना है, क्योंकि वहाँ पे उसने गैसों के आयतन का जिक्र किया है, और गैसों का आयतन वो किस में ले रहा है लीटर में ले रहा है, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। उस लीटर को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम आर का मान लीटर वाला रखेंगे। याद रख लेना। आई होप समझ में आपको इतना सब कुछ आ गया होगा। अगर इतना सब कुछ आ गया समझ में तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। पता होना चाहिए आर के मान याद रख लेना आप, ठीक है। कैसे आया मैंने बता दिया, कैसे आया पी वी बटे टी। एक बार तो आप एसआई यूनिट में मान रखो सबके, एक बार सीजीएस में मान रखो, एक बार एमकेएस में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के मान रखोगे, तो आपके पास आर के मान अलग अलग आते हुए आपको दिखाई देंगे। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हेडिंग है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। क्या है, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। इंग्लिश में कहा जाता है इसको काइनेटिक थ्योरी, थ्योरी नहीं थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज शॉर्ट में कहा जाता है इसको KTG। याद रखना भाई, क्या कहा जाता है इसको, KTG इसको कहा जाता है, याद रख लेना। KTG का मतलब क्या है, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो इसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि सबसे पहले तो इसके बारे में किसने बताया था, बर्नौली नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है। बर्नौली नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद में और दूसरे वैज्ञानिक आए, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, क्लाउसियस और 2-3 वैज्ञानिक और थे। उन्होंने इसको संशोधित करके कुछ इसके अभिग्रहित दिए, पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, वो अपने को बिंदु याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो बिंदु अपने को याद रखने पड़ेंगे। क्या क्या कहते हैं देखो, सुनते जाना, मैं 2-3 रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बोल रहा हूँ, फिर आप उनको नोट करते जाना, पहले समझ लो।
ये जो KTG है वो ऐसे कहता है कि हाँ, सबसे अच्छी बात ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेज। याद रखना, केवल आदर्श गैसों के लिए ही, केवल आदर्श गैसों के लिए ही उपयोगी होता है। जो KTG है वो केवल और केवल आदर्श गैसों के लिए ही क्या है, उपयोगी है। इसके अलावा KTG रियल गैसों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये किसके ऊपर वैलिड होता है, ओनली फॉर आइडियल गैसेज के लिए ही क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है भाई। अब देखो कि ये कहता क्या है, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, पहले किसने बताया था, बर्नौली ने दिया था। उसके बाद में कौन आए, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, क्लाउसियस, 2-3 और थे। ठीक है, तो उन्होंने इसको फिर मॉडिफाइड किया था और कुछ इसके पोस्टुलेट्स दिए थे कि इसमें अपन जो अजम्पशन मानते हैं कि गैसें कैसी होती है, वो कैसा व्यवहार करती है, तो उनके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि जो प्रत्येक गैस होती है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और उन कणों को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ऐसा समझ में, प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और उन कणों को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एक ही गैस के सारे अणु समान होते हैं, भिन्न भिन्न गैसों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो गैसें होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और उन कणों को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एक ही गैस के सारे अणु समान होते हैं और भिन्न भिन्न गैसों के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो गैसों के अणु होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है। जो गैस के अणु होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये जो बात उन्होंने कही है ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, क्यों? ये जो बात है ये आगे जाके थोड़ी सी इसको चेंज अपन कर देते हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ भी उनके बीच में आकर्षण नहीं हो। अगर आकर्षण नहीं होगा तो आपने पढ़ा है गैसों का द्रवण, नहीं भी पढ़ा तो नाम सुना होगा, गैसों का द्रवण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज। अगर अणुओं के बीच में आकर्षण ही नहीं होगा तो अणु पास पास नहीं आएंगे और पास पास नहीं आएंगे तो उनका क्या नहीं किया जा सकता, द्रवण नहीं किया जाता, उनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात उनकी थोड़ी गलत थी, लेकिन उन्होंने कही थी तो उनके अनुसार तो क्या थी, सही थी। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने, पहला पॉइंट, जो गैस होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और जो कण होते हैं उन्हें क्या, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, इन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एक ही गैस के सारे अणु क्या होते हैं, समान होते हैं और भिन्न भिन्न गैसों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। आप नोट करते जाना साथ साथ। दूसरा पॉइंट क्या है कि गैसों के अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, गैसों के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है। याद रखना, किसके अनुसार, KTG के अनुसार। लेकिन वो पॉइंट सही नहीं है, अपने को उसमें संशोधन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, दोनों को स्टार लगा लेना, 2 और 3 को स्टार लगा लेना, क्योंकि जो दोनों ही पॉइंट हैं वो इनके अनुसार तो सही थे लेकिन बाद में उनको थोड़ा चेंज करना पड़ा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है कि जो गैसों का आयतन होता है, गैसों का आयतन संपूर्ण पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, गैसों का आयतन संपूर्ण पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। नोट करते जाना। ठीक है, गैसों का आयतन संपूर्ण पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। तो ये बात में उनकी थोड़ी सी गलत थी। ठीक है, बाद में देखेंगे वो जब अपन रियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे तब अपन उसको देखेंगे। तो दोनों पॉइंटों का आप स्टार लगाओगे। दूसरा पॉइंट क्या था कि गैसों के अणुओं के बीच में किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो गैसों के जो अणु होते हैं उनका जो आयतन होता है वो पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। गैसों का आयतन, गैसों के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। इन दोनों पॉइंट्स को स्टार आप लगाओगे। पॉइंट नंबर 4 जो है वो ये है कि जो गैसों के जो अणु होते हैं वो एक सीधी रेखा में गति करते हैं। गैसों के अणु एक सीधी रेखा में गति करते हैं। ठीक है, और टक्कर से इनकी दिशा बदल जाती है। अगर वो किसी से टकरा जाएंगे, वाल से, दीवार से टकरा जाएंगे या फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से वो टकरा जाएंगे तो उनकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ध्यान रखना, गैसों के अणु एक सीधी रेखा में गति करते हैं और टक्कर से उनकी दिशा बदलती है। तो चौथा पॉइंट आप नोट करोगे, गैसों के अणु एक सीधी रेखा में गति करते हैं और टक्कर से उनकी दिशा बदलती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। बाकी तो सारे पॉइंट सही हैं, ये 2 ही पॉइंट थे तो वो दिक्कत कर रहे थे। पॉइंट नंबर 5,
गैसों के अणुओं के मध्य होने वाले टक्करें, गैसों के अणुओं के मध्य होने वाले टक्करें प्रत्यास्थ होती है। याद रखना, गैसों के अणुओं के मध्य होने वाली टक्करें क्या होती है? प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक होती है। जब मोलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की एनर्जी का या फिर मास का लॉस नहीं होगा, ना तो ऊर्जा का कोई लॉस होगा, ना कोई द्रव्यमान का कोई लॉस होगा। तो जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है बताओ? जो गैसों के अणुओं के बीच में जो टक्करें होती है, जो कोलिजन्स होती है, वो कैसे होती है? इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है। अर्थात रिपीट कर रहा हूँ, गैसों के अणुओं के मध्य टक्करें प्रत्यास्थ होती है, अर्थात टक्कर के समय ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। अर्थात टक्कर के समय ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। आया समझ में इतना? वेरी गुड। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? देखो, अगला पॉइंट ये है कि जो गैसों के अणु जो होते हैं, जो गति करते रहते हैं, उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के नियम नहीं लगते हैं। इसको विस्तार लगा लेना। वैसे अपवाद नहीं है, बिल्कुल सही है। गैसों के जो अणु होते हैं उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। गैसों के अणु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है और ना ही न्यूटन के नियम लगते हैं। ना तो न्यूटन के नियम लगते हैं और ना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और देखो कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट ये है कि जो गैसों का जो ताप होता है, या फिर गैसों की जो गैसों का काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गैसों की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो उनके परमताप के समानुपाती होती है। तो अगला पॉइंट आप लिखना, गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उनके परमताप के समानुपाती होती है। गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उनके परमताप के समानुपाती होती है। एक पॉइंट और है लास्ट का, एक लास्ट का पॉइंट और है बस, फिर उसके बाद में केटीजी के जो पोस्टुलेट हैं वो खत्म हो जाएंगे। लास्ट का पॉइंट ये है, सुनना ध्यान से, कि गैस के अणु जब किसी पात्र की दीवार से टकराते हैं, गैस के अणु जब पात्र की दीवार से टकराते हैं तो उसके ऊपर एक दाब लगाते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं? गैस का दाब कहते हैं। एक बार लिख लो, फिर समझा देता हूँ। लिखना, गैस के अणु जब पात्र की दीवार से टकराते हैं, गैस के अणु जब पात्र की दीवार से टकराते हैं तो एक दाब उत्पन्न करते हैं। गैस के अणु जब पात्र की दीवार से टकराते हैं तो एक दाब उत्पन्न करते हैं, जिसे गैसों का दाब कहते हैं, जिसे गैसों का दाब कहा जाता है या गैसों का दाब कहते हैं। देखो आपने पढ़ रखा होगा, P = F/A, प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो ये कहा जाता है कि किसी पर यूनिट एरिया में, किसी इकाई क्षेत्रफल में अगर कोई बल लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी इकाई क्षेत्रफल पर जो बल आप लगाते हो, वही किसका परिणाम होता है? वो दाब का परिणाम होता है। SI यूनिट की हम प्रेशर की अगर बात करते हो तो फोर्स को किस में नापा जाता है? न्यूटन में। और क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है? मीटर स्क्वायर में। जो एरिया होता है उसको तो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और जो फोर्स होता है उसको न्यूटन में मेजर करते हैं। तो जो प्रेशर होता है उसकी जो SI यूनिट होगी, SI क्या होता है? पता है ना सबको? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मानक। ठीक है। इस पूरी दुनिया में जो मानक होते हैं कि प्रेशर को आपको इसमें ही कैलकुलेट करना है,
पूरी दुनिया में हर जगह उसी में कैलकुलेट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं वो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई नीचे मीटर स्क्वायर है, ऊपर लेके जाओगे तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पावर -2 हो जाएगी। तो इसकी जो प्रेशर होती है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो ये जो 7 या 8 पॉइंट थे गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के, वो अपन ने पढ़ लिए। फटाफट रिपीट कर देता हूँ, चलो ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि जो गैसें होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एक ही गैस के सारे अणु समान होते हैं, भिन्न भिन्न गैसों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि गैसों के अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता है, इसको हमने स्टार लगाया था। तीसरा पॉइंट कि गैसों का जो आयतन होता है वो संपूर्ण पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। इन दोनों पॉइंट को हमने क्या लगाया था, स्टार लगाया था। चौथा पॉइंट हमने लिखा था कि जो गैसों के अणु होते हैं वो एक सीधी रेखा में गति करते हैं और टकराने से उनकी दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अगला पॉइंट हमने लिखा था कि जो गैसों के अणुओं के बीच में जो टक्करें होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है, और वहाँ पे किसका पालन होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। फिर हमने पढ़ा कि गैसों के जो नियम होते हैं, गैसों के जो अणु होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। फिर अपने पढ़ा कि जो गैसों के जो अणु होते हैं वो पात्र की दीवार पर जब टकराते हैं तो एक दाब लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गैस का दाब। और लास्ट में अपने कहा कि जो गैसों के जो अणु होते हैं उनकी औसत गतिज ऊर्जा, गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उनके परमताप के समानुपाती होती है। गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उनके परमताप के समानुपाती होती है। तो ये इनके पोस्टुलेट्स थे, किसके, केटीजी के पोस्टुलेट थे, अभिग्रहित थे, ठीक है। किसने दिया था बताओ, सबसे पहले तो किसने दिया था, बर्नौली ने। फिर बाद में कौन कौन आए थे, मैक्सवेल आए थे, बोल्ट्जमान आए थे, क्लाउसियस आए थे, और भी उनके 2 एक मित्र थे, ठीक है। जो केटीजी है केवल और केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, ओनली फॉर आइडियल गैसेज, ठीक है। अब आप स्टार लगा के एक समीकरण लिख लेना डायरेक्ट ही, मैं उसका सत्यापन नहीं कर रहा, एग्जाम में सत्यापन नहीं पूछा जाता, सीधा समीकरण पूछा जाता है, ठीक है। सत्यापन काफ़ी लंबा है वो। गैसों का अणुगतिक समीकरण, गैसों का अणुगतिक समीकरण ये क्या है, ये है PV = 1/3 mnc²। याद रख लेना भाई, PV = 1/3 mnc²। ये तो है आपका प्रेशर, ये है आपका वॉल्यूम, दाब है, आयतन है, m क्या है, द्रव्यमान, n क्या है, मोलों की संख्या, और जो c² है वो है वर्ग माध्य, c लिख देता हूँ मैं, c है वर्ग माध्य मूल वेग, c क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन फिलहाल आप याद रख लो कि सी क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग है, ठीक है। उतारो इसको, केवल समीकरण याद रखने, क्या है समीकरण, PV = 1/3 mnc², ठीक है। क्या है, PV = 1/3 mnc², ठीक है भाई, ओके। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अब आप हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। केटीजी खत्म हो गया, केटीजी में यही समीकरण याद रखोगे, PV = 1/3 mnc²। तो अगली हेडिंग आप लिखोगे गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर लिखवा दूंगा, ठीक है, समझ लो। अब जो अपन पढ़ेंगे सब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो अब इंपॉर्टेंट लगाने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। पूरा चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी ऑफ गैसेज, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी ऑफ गैसेज, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। आप अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखोगे,
हमेशा जहाँ भी कॉपी के ऊपर आपको जगह मिले, जो ऊपर वाली जगह होती है वहाँ लिख लिया करो एट LPHT, ठीक है, एट LPHT गैसों का व्यवहार कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, बोलो कैसा हो जाता है, आदर्श हो जाता है। याद रख लेना, कैसा हो जाता है, आदर्श हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, मैंने बता भी दिया था कि गैसीय अवस्था को कब मिलेगी, गैस अवस्था कब मिलेगी, जब प्रेशर तो क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, गैसीय अवस्था। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो रैंडम मोशन उनके बीच में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, अणु दूर दूर चले जाएंगे। अगर अणु दूर दूर चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, गैसीय अवस्था आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एट LPHT, बस ये याद रख लेना। तो 4 अक्षर हैं, LPHT, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे गैसों का व्यवहार कैसा हो जाता है, आदर्श हो जाता है। याद रखना, एट LPHT गैसों का व्यवहार कैसा हो जाता है, आदर्श हो जाता है। तो अपनी हेडिंग क्या है, अपनी हेडिंग है गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। फिर अपन पढ़ेंगे कि ये विचलन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर हम इसी जो KTG होती है इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, KTG को कहाँ अप्लाई करेंगे, वास्तविक गैसों के ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर आपने पढ़ रखा ना वान डर वाल समीकरण, ठीक है, तो वान डर वाल समीकरण कैसे बनी, उसमें में आदर्श गैस समीकरण में हमने क्या क्या चेंजेस करना पड़ा ताकि वान डर वाल समीकरण बने, तो वो अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, इसका मतलब क्या है ये समझो। इसका मतलब ये है कि जो बोयल का नियम था, ठीक है, बोयल का नियम था वो क्या था, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो हमारे पास यहाँ से आया था PV बराबर क्या आया था, K आया था, क्या आया था, PV बराबर K आया था। ठीक है भाई, आया था तो अच्छी बात है। अब देखो, अगर मुझे PV और P के बीच में ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में, PV और P के बीच में ग्राफ बनाना है। हाँ, एक चीज़ और बताना भाई, जो बोयल का नियम था, जो बोयल का नियम था वो क्या था, बोयल का नियम क्या था, देखो यहाँ पे कौन से वेरिएबल आ गए, प्रेशर और वॉल्यूम। तो एक वेरिएबल कौन सा बच गया, टेम्परेचर। तो आप क्या कहते थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो वॉल्यूम होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके लिए, आदर्श गैसों के लिए। एक निश्चित द्रव्यमान की बात करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जब इसको खोल के देखा तो हमारे पास आया PV बराबर K क्या है, स्थिरांक है। तो हमने PV और P के बीच में ग्राफ बनाना चाहा, तो कैसा आया था, बोलो कैसा आया था, ऐसा आया था क्या, ऐसा आया था क्या, ठीक है, ऐसा आया था ग्राफ। इसका मतलब क्या है, आप प्रेशर को बढ़ाओ तो सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई भी गैसें जो होती है ना, किसी भी गैस के लिए PV और P का ग्राफ हमेशा ऐसा ही आना चाहिए। यही तो है, बोयल का नियम क्या कहता है कि PV का जो प्रोडक्ट वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो PV को आप किसी के साथ भी प्लॉट करो, PV को आप किसी के साथ भी प्लॉट करो, ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। देखो प्रेशर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि PV का जो गुणनफल है वो तो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितनी भी गैसें हैं सबके लिए यह ग्राफ बनना चाहिए, तो बिल्कुल सही भी है। क्यों, बोयल के नियम अनुसार सबके लिए ये ग्राफ बनना चाहिए। लेकिन जब वास्तव में देखा गया तो ये ग्राफ तो ऐसा बना ही नहीं, वास्तव में जब देखा गया तो ये ग्राफ तो ऐसा बना ही नहीं। तो फिर कैसा बना, तो वो जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा ग्राफ बना। आपने देखा हो तो, देखा है ऐसा ग्राफ, आपने देखा है CH4 CO2 हाइड्रोजन नियोन, या फिर आप इसको कह सकते हो हीलियम, और देखो N2, ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अब देख लो, 11वीं क्लास कह रहे देख लिया होगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो PV वर्सेस जो P कर्व है वो ऐसा आएगा, हम तो इस इंतजार में बैठे थे कि ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। लेकिन जब वास्तव में देखा गया तो ग्राफ तो ऐसा आया ही नहीं, ग्राफ कैसा आया, ऐसा आया। अगर ऐसा ग्राफ आ जाता तो हमारी सिचुएशन बिल्कुल फुल हो जाती कि मतलब जो कंडीशन है वो बिल्कुल आइडियल है, एकदम सही है।
जो आदर्श परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल सही है, ये ग्राफ ऐसा बनता, लेकिन ऐसा तो बना ही नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों का अध्ययन किया एक वैज्ञानिक थे अमेगट, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे अमेगट। कौन थे? अमेगट। उन्होंने 1818 में क्या किया? 1818 में एक ग्राफ बनाया, किस किस के बीच में, या तो आप कह सकते हो पीवी वर्सेस पी, या दूसरा आप कह सकते हो जेड वर्सेस पी। अब ये जेड क्या होता है अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जेड वर्सेस पी जब ग्राफ बनाया उन्होंने, तो जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा आया। कैसा आया? ऐसा आया। ऐसा कैसा? सेम ही है दोनों, ऐसा ग्राफ आया। अब ये जेड का भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। और इस वक्र को उन्होंने क्या नाम दिया? अमेगट वक्र। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोयल के नियम अनुसार जब हम पीवी वर्सेज पी जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास एक ऐसी रेखा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन जब वास्तव में देखा गया तो ऐसा ग्राफ तो हमारे पास बना ही नहीं। ग्राफ कैसा बना? कुछ ऐसा बना। इस चीज़ का अध्ययन किसने किया था? अमेगट ने किया था। कब किया था? 1818 में किया था। और खुद का एक ग्राफ बनाया था, या तो ये वाला ग्राफ कह दो या फिर ये वाला ग्राफ कह दो। उस ग्राफ को उन्होंने क्या कहा था? अमेगट वक्र कहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ आई है जेड। ये जेड क्या है? इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जो जेड है इसको क्या कहा जाता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड्यता गुणांक। समझ में आता होगा आपको। जेड क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब संपीड्यता गुणांक है ये। जेड क्या है? संपीड्यता गुणांक। कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट बोल दो या फिर सम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोल दो, इसको बोलते हैं जेड। और जो जेड होता है, क्या होता है? जेड इज इक्वल टू पी वी ओवर एन आर टी। क्या होता है? जेड इज इक्वल टू पी वी ओवर एन आर टी होता है, याद रखना। जेड क्या होता है? पी वी ओवर एन आर टी। हमने पढ़ा ना पी वी बराबर आर टी, तो अगर एन बराबर 1 मोल हो तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? पी वी बटे आर टी ये हो जाएगा। तो उन्होंने अब किस किस के बीच में ग्राफ बनाया? अमेगट ने किस किस के बीच में ग्राफ बनाया? उन्होंने ग्राफ बनाया पी वी नहीं, जेड वर्सेज क्या? पी के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सीधी रेखा आ रही है, यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है ये 1 होगी, ठीक है। मान लिया उन्होंने कि ये जो रेखा आ रही है इसके ऊपर जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और नीचे इस रेखा से नीचे जो है वो जेड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है? 0.5। ऊपर क्या होगी? ज़्यादा होगी, 1.5, 2. ऐसे पैमाने मान रहा हूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी मान लो आप। बस मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो बीच वाली जो रेखा आ रही है, ये लाइन जो आ रही है, इसके ऊपर जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो रेखा है जेड बराबर 1 वाली, ये बनती है आपकी आदर्श गैसों के लिए। किसकी बनती है? आदर्श गैसों के लिए बनती है। ध्यान रखना, ये जो रेखा बन रही है ये किसके लिए बन रही है? आदर्श गैसों के लिए बन रही है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे, ध्यान रखना। अब सारी गैसें तो आदर्श हो नहीं सकती, तो जो गैसें इस रेखा पे आएगी, इस लाइन पे आएगी, वो कैसी होगी? आदर्श गैसें होगी। लेकिन ग्राफ तो कुछ ऐसा बना। कैसा बना? कुछ ऐसा बना। ये ग्राफ कैसा था? ये ग्राफ था कुछ ऐसा था। मैं गैसों का नाम नहीं लिख रहा, आप खुद देख लेना, मैच कर लेना, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा इस ग्राफ के बारे में? सुनो आप, इस ग्राफ के बारे में उन्होंने ये कहा, क्या कहा वो सुनो, कि जब दाब का मान कम होता है, जब दाब का मान कम होता है, क्या होता है? जब दाब का मान कम होता है, मतलब कम वाला ये वाला एरिया होगा, इस वाले एरिया में दाब का मान क्या होगा? कम होगा। और इस वाले एरिया में दाब का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जब दाब का मान कम होता है ना, उस समय गैसों के लिए जो जेड का मान होता है ना, वो 1 से कम होता है। देखो, सारी गैसों के लिए नहीं, कुछ एक गैसों के लिए, जो कुछ एक गैसें होती है जैसे CH4, N2, CO2, ये बनाया ना मैंने, ये वाला। इन गैसों के लिए जेड का मान 1 से क्या होता है? कम होता है। सही है क्या? निम्न दाब पर
जो CH4 CO2 N2 जो कुछ एक गैसें होती है, इनके लिए जेड का मान एक से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब कोई गैस जो है या तो उसका मान जेड, जब जेड उसका मान 1 होगा, जेड बराबर 1 होगा, तो वो गैस कौन सी होगी, आदर्श गैस होगी। अगर किसी गैस के लिए जेड का मान या तो 1 से कम है या 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो वो गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करेगी, अपने आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करेगी। अगर किसी गैस के लिए जेड का मान 1 आ जाता है, अगर किसी गैस के लिए जेड का मान 1 आ जाता है, तो वो गैस कैसी हो जाएगी, आदर्श। अगर आपके पास 1 नहीं आ रहा, या तो 1 से ज़्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है, तो वहाँ पे जो गैसें होती है वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। तो जब हमने इस ग्राफ को देखा तो हमें पता लगा कि जब निम्न दाब का क्षेत्र जो होता है, जब लो प्रेशर जो रीजन होता है, उसमें जो गैसें होती है, उनकी कुछ एक गैसों के लिए जेड का मान 1 से क्या हो जाता है, देखो कम आ रहा है, इस लाइन से क्या आ रही है, नीचे आ रही है। और कुछ एक गैसें होती है जैसे हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई या नियोन हो गई, इनके लिए जेड का मान 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्लाइटली ज़्यादा है। देखो थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। आ रहा है समझ में? अपने को तो इनकी बात नहीं करनी है, तो नीचे वालों की बात करनी है। तो निम्न दाब में जो गैसें होती है, उनका जो जेड का मान होता है वो क्या होता है, 1 से कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप दाब बढ़ा रहे हो, देखो रे, जैसे जैसे आप दाब बढ़ा रहे हो, गैसों के लिए जो जेड का मान है वो क्या 1 से ज़्यादा चला गया क्या? वेरी गुड। तो आप समझ गए होंगे क्या कहा उन्होंने कि जब लो प्रेशर आप कंडीशन लेते हो उस समय गैसों के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। फिर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो तो गैसों के लिए जेड का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 1 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये ग्राफ जो था, इस ग्राफ को क्या कहते हैं अपन, अमेगट वक्र कहते हैं। किस किस बीच में ग्राफ बनाया उन्होंने, जेड वर्सेज पी ग्राफ उन्होंने बनाया। ठीक है भाई, पढ़ सकते हो इसको, कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, तो अब मैं इसके आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, फिर आप इसको उनको उतार लेना। ठीक है, लिखना। हेडिंग आपने डाली थी, क्या थी, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। ठीक है, लिखना, इसमें लिखना गैसों के इसमें जो एक सब हेडिंग डाल दो आप, आदर्श व्यवहार से जो विचलन है इसमें सब हेडिंग डाल दो, गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन पर दाब का प्रभाव। जो आदर्श व्यवहार से विचलन आ रहा है उस पर किसका प्रभाव चेक करना है, दाब का प्रभाव चेक करना है। लिखो, गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन पर दाब का प्रभाव। इसी में सब हेडिंग है, छोटी हेडिंग है, डाल लोगे, गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन पर दाब का प्रभाव। ठीक है, या फिर स्लेश लगाओ आप, स्लेश समझते हो, ये वाला, ये लगाओ। और इसमें देखो दाब का प्रभाव कौन से नियम से चेक करे थे अपन, बोयल के नियम से। तो आप आगे लिखो, इसमें लिखो बोयल नियम से विचलन, बोयल के नियम से विचलन। क्या लिखोगे, बोयल के नियम से विचलन। ठीक है, अब जो मैंने बोला था वही अपन लिखेंगे। अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, बोयल के नियम से बोयल के नियम से हम आशा कर रहे थे कि जब पीवी वर्सेज पी ग्राफ हम बनाते हैं तो हमारे पास एक सीधी रेखा आनी चाहिए। ये तो क्या थी, एक्सपेक्टेड। ये हम क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा मिला ही नहीं। जब इसको अध्ययन किया गया तो पता लगा कि जो ग्राफ है वो तो कुछ ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो गैसें हैं वो तो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती। ठीक है, तो लिखना आप, लिखना बोयल के नियम अनुसार, बोयल के नियम अनुसार जब पीवी वर्सेज पी, बोयल के नियम अनुसार जब पीवी वर्सेज पी ग्राफ बनाया जाता है तो, बोयल के नियम अनुसार जब पीवी वर्सेज पी ग्राफ बनाया जाता है तो एक समांतर रेखा, ये वाली एक समांतर रेखा प्राप्त होती है, एक समांतर रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, लिख लिया। लेकिन सभी गैसों के लिए
लेकिन सभी गैसों के लिए ये बात सत्य नहीं है, यह बात सत्य नहीं है। ठीक है, लिखना आगे। सन 1818 में 1888 सन 1818 में अमेगट नामक वैज्ञानिक ने पाया कि पीवी वर्सेज पी ग्राफ में समांतर रेखा प्राप्त नहीं होती है। पीवी वर्सेज पी ग्राफ में समांतर रेखा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, समांतर रेखा प्राप्त नहीं होती है। निम्न प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, निम्न प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। ये वाली फोटो आप यहाँ पे बना लेना, ठीक है भाई। ये वाली फोटो बना लेना पहले, ये वाली, ये एक्सपेक्टेड है और ये ग्राफ कैसे है, एक्चुअल। मिले ऐसे, सोच रहे थे ऐसा, ठीक है। ये बना लो आप। इसके बाद में आप आगे लिखना, अमेगट ने, नेक्स्ट लाइन लिखना, अमेगट ने बोयल नियम से विचलन प्रदर्शित करने वाली, अमेगट ने बोयल नियम से विचलन प्रदर्शित करने वाली गैसों के लिए, बोयल नियम से विचलन प्रदर्शित करने वाली गैसों के लिए जेड, ये वाला जेड, क्वेश्चन में क्या लिखोगे, संपीड्यता गुणांक, जेड वर्सेज पी ग्राफ बनाया। अमेगट ने बोयल नियम से विचलन प्रदर्शित करने वाली गैसों के लिए जेड वर्सेज पी ग्राफ बनाया, जिसे अमेगट वक्र कहते हैं, जिसे अमेगट वक्र कहते हैं, जो निम्न है, जो क्या है, निम्न है। ये वाला ग्राफ आप बना लो, ठीक है, बना लेना। ये बना लेना आप। अमेगट ने जेड वर्सेज पी ग्राफ बनाया, जिसे अमेगट वक्र कहते हैं, ठीक है, जो निम्न है। ये फोटो आपने बना ली। लिखना चाहो तो लिख लो। जो जेड है वो क्या है, संपीड्यता गुणांक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, जेड इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी। जेड की वैल्यू क्या होती है, पी वी बाई एन आर टी। बना लो इसको। आगे लिखना, ये वक्र वास्तविक गैस के व्यवहार की, ये वक्र वास्तविक गैस के व्यवहार की, ये वक्र वास्तविक गैस के व्यवहार की आदर्श व्यवहार से, वास्तविक गैस के व्यवहार की आदर्श व्यवहार से विचलन की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, विचलन की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक गैसों के व्यवहार की आदर्श व्यवहार से विचलन की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। भाई ये ग्राफ किसके लिए आ रहा था, आदर्श गैसों के लिए। अब जो वास्तविक गैसें हैं, हम सोच रहे थे कि उनके लिए भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, लेकिन जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार से क्या प्रदर्शित करती है, विचलन प्रदर्शित करती है। और विचलन प्रदर्शित करेगी तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब मैं उसके कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। पहले संपीड़ित गुणांक के बारे में लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो। नेक्स्ट लाइन से एरो लगा के लिख लो।
आदर्श व्यवहार से विचलन को, गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को संपीड्यता गुणांक Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिख लो, वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को, या फिर ऐसे कह सकते हो, गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को संपीड्यता गुणांक से प्रदर्शित करते हैं, संपीड्यता गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। अब जो कि निम्न है, एक तो फॉर्मूला ये लिख सकते हो, दूसरा आप लिख सकते हो Z इज इक्वल टू वी रियल ओवर वी आइडियल। क्या लिख सकते हो? वी रियल ओवर वी आइडियल। कहने का मतलब क्या हुआ? वास्तविक गैस का आयतन बटे आदर्श गैस का आयतन, इन दोनों का जो अनुपात है वो भी किसको बताता है? Z को बताता है। किसको बताता है? Z को बताता है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ लेना इसको। अब हमने क्या कहा कि आदर्श गैसों के लिए Z का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो लिखना आगे स्टार लगा के नेक्स्ट लाइन से। आदर्श गैसों के लिए सभी ताप दाब पर, आदर्श गैसों के लिए सभी ताप व दाब पर Z बराबर 1 होता है। Z बराबर 1 होता है। ठीक है, अगली लाइन से लिख लो। जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से ज़्यादा या 1 से कम होता है, जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से ज़्यादा या 1 से कम होता है, वे आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। वे आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। आगे आप लिखना, अम्मेगट वक्र के निष्कर्ष। अम्मेगट वक्र के निष्कर्ष, पहला पॉइंट लिखना आप, Z बराबर 1 पर, ये वाला Z बराबर 1 पर लिखना, Z बराबर 1 पर दाब अक्ष के समांतर रेखा प्रदर्शित होती है। Z बराबर 1 पर दाब अक्ष के समांतर रेखा प्रदर्शित होती है। पहला पॉइंट है, इस ग्राफ के जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, Z बराबर 1 पर दाब अक्ष के समांतर रेखा प्रदर्शित होती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? आदर्श गैस व्यवहार को प्रदर्शित करती है। क्या लिखा आपने? Z बराबर 1 पर दाब अक्ष के समांतर रेखा प्रदर्शित होती है, जो कि बताती है कि आदर्श गैसों के लिए प्रत्येक दाब पर Z का मान कितना होता है? 1 होता है। देखो यहाँ कैलकुलेट करो, किसी भी दाब पर कैलकुलेट कर लो, Z का मान हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन वास्तविक गैसों के लिए कैसा होगा? देखो, जो वास्तविक गैसें हैं उनके लिए कम दाब पर तो Z का मान 1 से कम होता है, और अधिक दाब पर Z का मान 1 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, पॉइंट आप लिखते जाओ, फिर आपको एक अच्छी चीज़ समझाता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 2 लिखो। सभी गैसों के लिए P बराबर 0 पर, P बराबर लगभग 0 पर, ऐसे लिखना। सभी गैसों के लिए P इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। सभी गैसों के लिए P बराबर लगभग 0 पर, देखो लगभग यहीं पे बात करते हो आप, ये 1.0 है, तो जब P बराबर 0 होता है, ये रहा, तो इस बिंदु पे गैसों का व्यवहार लगभग कैसा है? आदर्श होता है। ठीक है, लिखना P बराबर लगभग 0 पर
संपीड़ित गुणांक का मान 1 के निकट होता है, संपीड़ित गुणांक का मान 1 के निकट होता है, अर्थात लगभग सभी गैसों का व्यवहार आदर्श होता है, अर्थात P बराबर 0 पर गैसों का व्यवहार कैसा होगा, आदर्श होता है। बिंदु नंबर अगला, जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से कम होता है, जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से कम होता है, Z का मान 1 से कम होता है, उनके अणुओं के मध्य, जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से कम होता है, उनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, उनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, अतः उनकी संपीड्यता अधिक होती है। जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से कम होता है, उनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, अतः उनकी संपीड्यता क्या होती है, अधिक होती है। अभी मतलब समझाऊंगा इसका क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो आप, पॉइंट नंबर अगला, दाब बढ़ने पर, या फिर ऐसे लिखो आप, जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से अधिक होता है, जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से अधिक होता है, इसका जस्ट उल्टा लिख लो आप, जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से अधिक होता है, उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम प्रभावी होते हैं। जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से अधिक होता है, उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होते हैं, कम प्रभावी होते हैं, अतः उनकी संपीड्यता भी क्या होती है, कम होती है, अतः उनकी संपीड्यता भी कम होती है, ठीक है। फिर आगे आप अगला पॉइंट लिखना कि कुछ गैसों के लिए वो कौन सी गैसें, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ गैसों के लिए दाब के निम्न क्षेत्र में, ये वाला निम्न क्षेत्र में Z का मान 1 से कम होता है, बस ये पॉइंट लिख रहे हो और कुछ नहीं है। कुछ गैसों के लिए दाब के निम्न क्षेत्र में Z का मान 1 से क्या होता है, कम होता है, तथा धीरे धीरे दाब के बढ़ने के साथ क्या होता है, Z का मान भी बढ़ता है, तथा धीरे धीरे दाब के बढ़ने के साथ Z का मान भी बढ़ता है, एवं दाब के उच्च क्षेत्र में, या फिर उच्च दाब क्षेत्र में Z का मान 1 से अधिक हो जाता है, Z का मान 1 से अधिक हो जाता है, ठीक है भाई, ओके। अब मैं आपको वो समझा देता हूँ कि हमने लिखा ना, जिनके लिए Z का मान 1 से कम होता है, उनके अणुओं के बीच में क्या होते हैं, आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं, और उनकी संपीड्यता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। मिटाओ इसको, ओके, समझना, कोशिश करना समझने की, ठीक है भाई। देखो, जब हमने बोयल के नियम से P वर्सेस V कर्व जब अपने बनाया हमने, तो कुछ ऐसा ग्राफ आया, ठीक है। जब हमने बोयल के नियम से P वर्सेस V कर्व किसके नियम से, बोयल के नियम से, ठीक है। जब हमने ग्राफ बनाया P वर्सेस V कर्व बनाया, तो कुछ ऐसा आया, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए आया था आपके पास, आदर्श गैसों के लिए। किसके लिए आया है ये, आदर्श
गैसों के लिए ये ग्राफ आपके पास आया है। लेकिन इसी ग्राफ को जब हमने वास्तविक गैसों के लिए बनाना चाहा, इसी ग्राफ को जब हमने वास्तविक गैसों के लिए बनाना चाहा, तो जो ग्राफ है वो कैसा आया, देखना कुछ कैसा आया वो ग्राफ आपके पास आया कुछ ऐसा। ध्यान रखना, ये ग्राफ किसके लिए आया है, वास्तविक गैसों के लिए। किसके लिए आया है, वास्तविक गैसों के लिए। ध्यान से समझ लेना भाई। देखो एक बार देखो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल का नियम यही था, या फिर आप कह सकते हो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। समानुपाती को उठाया, V बराबर क्या आया, K/P। यही आया। हम किस बीच में ग्राफ बना रहे हैं, P और V के बीच में। तो ये y बराबर m/x का ग्राफ बनेगा, और y बराबर m/x का ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बताया था। तो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, ये वाला पहले वाला, ये किसके लिए बन रहा है, आदर्श गैसों के लिए बन रहा है। तो हमने सोचा कि आदर्श गैसों के लिए तो हमने PV ग्राफ बना लिया, क्यों ना हम वास्तविक गैसों के लिए भी PV ग्राफ चेक करें। ठीक है, तो जब हमने इसी काम को वास्तविक गैसों के ऊपर लगाया, किसको, P और V का बीच के जो ग्राफ है उसको किसके लिए बनाया, वास्तविक गैसों के लिए ग्राफ बनाया, तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ। समझ में आया क्या, इतना समझ में आ गया। तो ये मान लो आपको जो पीछे वाले सारे पॉइंट थे वो सब समझ में आ जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट, अभी अपने कहा था ना, जिन गैसों के लिए Z का मान 1 से कम होता है, उनके बीच के जो अणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, और उनकी संपीड़ितता क्या होती है, अधिक होती है। वो सब पॉइंट आपको समझ में आएंगे, बस ध्यान से समझते रहना। फिर से बोल रहा हूँ, जब हमने P और V के बीच में ग्राफ बनाया, किसके नियम से, बॉयल के नियम से, किसके लिए, आदर्श गैसों के लिए, तो हमारे पास कुछ ऐसा हाइपरबोला ग्राफ आया, परवलयाकार ग्राफ आया। लेकिन जब हमने वास्तविक गैसों के लिए P वर्सेस V ग्राफ बनाया, तो जो हमारा जो ग्राफ आया वो कुछ ऐसा आया। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि वास्तविक गैसों के लिए ग्राफ कैसा आया, आदर्श गैसों के लिए कैसा बनता है। आदर्श गैसों के लिए जो ग्राफ बनता है उसको तो आप याद नहीं रखोगे, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए जो ग्राफ बनता है उसको आप याद रख लोगे। आई थिंक थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो मैं चलो स्लो करता हूँ। ठीक है, देखो ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, क्या ये उच्च दाब का क्षेत्र है क्या, देखो इधर दाब क्या है, ज़्यादा है। एक बार नोट करना आप, मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको। इस वाले बिंदु की बात करते हैं अपन, कौन से वाली, इस वाले बिंदु की। तो इस वाले बिंदु पे जो दाब है वो अधिकतम है क्या, और इस वाले बिंदु पे जो आयतन है वो ये है। अब मुझे बताओ कि ये जो आयतन है ये कौन सी गैस का आयतन है, आइडियल गैस का, आदर्श गैस का आयतन है क्या, सही है। और देखो ये वाला बिंदु ले लो, अब दाब तो सेम ही है, दाब तो यही है। आप चाहे आदर्श गैस लो चाहे वास्तविक गैस लो, दाब तो यही है। और कौन सा क्षेत्र है ये, दाब का अधिकतम उच्च दाब वाला क्षेत्र है। तो जब हमने इस बिंदु पे पाया तो हमने देखा, क्या देखा, बोलो क्या देखा, ये वॉल्यूम किसके लिए है, रियल गैस के लिए। किसके लिए आई, रियल गैस के लिए। तो जब हमने उच्च दाब का क्षेत्र जब देखा तो हमने पाया कि जो उच्च दाब क्षेत्र होता है, जो उच्च दाब क्षेत्र होता है, वहाँ हमने क्या पाया, बोलो क्या पाया, हमने पाया कि जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो ज़्यादा है किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से क्या है, ज़्यादा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जब जो हाई प्रेशर रीजन है, जो उच्च दाब क्षेत्र है, उसमें हमने क्या पाया कि जो देखो वॉल्यूम इधर बढ़ रही है, जो वास्तविक गैसों की जो आयतन है, वास्तविक गैसों का जो आयतन है वो किससे ज़्यादा है, आदर्श गैसों के आयतन से क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया, वेरी गुड। अगर आया तो हमने देखो क्या पढ़ा था, Z इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, V रियल, फॉर्मूला लिखा हुआ होगा ना, V रियल ये रहा अपॉन V आइडियल। ये ग्राफ आपने पढ़ा था क्या, सॉरी ग्राफ क्या, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V रियल और V आइडियल। अब बताओ कौन सी गैस का आयतन अपने पास ज़्यादा आ रहा है, कौन सी गैस का आयतन ज़्यादा आ रहा है, बताओ किसका ज़्यादा आ रहा है, रियल गैस का आयतन ज़्यादा आ रहा है। तो अगर ऊपर वाली टर्म ज़्यादा होगी, ऊपर वाली टर्म ज़्यादा होगी तो Z का मान क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। अब सुनना, यहाँ पे Z का मान क्या आ गया, 1 से ज़्यादा आ गया, किसके लिए, इसके लिए आ गया, क्यों, यहाँ से, ठीक है।
यहाँ से जब हमने देखा तो v जो रियल है उसका मान v आइडियल से क्या है, ज़्यादा, मतलब ऊपर वाली टर्म ज़्यादा नीचे वाली से, तो z का मान क्या आ गया, 1 से ज़्यादा। अगर दोनों का जो आयतन है वो अगर बराबर हो जाता, आदर्श गैस का आयतन और वास्तविक गैस का आयतन अगर बराबर हो जाता तो कट के कितना आ जाता, 1 आ जाता, z का मान 1 आ जाता, वहाँ पर गैसों का कैसा हो जाता, आदर्श हो जाता। लेकिन हमने जब देखा तो उच्च दाब का जो क्षेत्र है वहाँ पे z का मान क्या आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब देखो दाब अगर ज़्यादा है तो क्या होगा वो बाद में देखते हैं। चलो एक बार फिलहाल ये देखो आप। तो दूसरा देखो, अपन जब लो प्रेशर रीजन लेते हैं, अपन क्या लेते हैं, लो प्रेशर रीजन का अपन लेते हैं। तो कैलकुलेट करो भाई, ये लो, इस बिंदु पे जो वॉल्यूम आएगी, देखो ये ग्राफ किसके लिए था, अपना आदर्श गैसों के लिए। इस बिंदु पे जो वॉल्यूम आएगी वो किसके लिए आएगी, आइडियल गैस के लिए आएगी। और इसी प्रेशर पे ये वाली जो वॉल्यूम है ये किसके लिए है, रियल गैस के लिए। आ रहा है समझ में। इस जो लो प्रेशर का जो रीजन है, ठीक है, इसमें अब उल्टा हो गया हमारे पास। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, निम्न दाब क्षेत्र। अब जो निम्न दाब क्षेत्र है उसमें क्या हो रहा है, निम्न दाब क्षेत्र है उसमें क्या हो रहा है, जो आइडियल गैस है उसका आयतन क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, किससे, रियल गैस के आयतन से। तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख सकते हैं। चलो अच्छी बात है, लिख सकते हैं। तो जब हमने लिखा तो हमने, चूँकि हमारे पास पता है z इक्वल टू क्या होता है, v रियल ओवर v क्या होता है, आइडियल होता है। ठीक है भाई। तो चूँकि जो v आइडियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे, v रियल से, मतलब नीचे वाली टर्म की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये जो कोफिशिएंट है ये 1 से कम आएगा। इसलिए जो z है वो क्या आया, लेस देन 1 अपने पास आ गया। ठीक है भाई, लेस देन 1 अपने पास आ गया। अब हमने क्या कहा था कि जिन गैसों के लिए z का मान 1 से क्या होता है, कम होता है, उनके बीच के जो अणु होते हैं उनमें क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी संपीड़ितता क्या होती है, अधिक होती है। यही लिखा था, चेक करो एक बार, ये लिखा था क्या, चेक करो एक बार, ये लिखा था क्या, हमने लिखा था जिनके लिए z का मान 1 से ज़्यादा होते हैं, जिनके लिए z का मान 1 से कम होता है, ठीक। हाँ, तो होगा क्या, यहाँ पे जो निम्न दाब क्षेत्र है वहाँ पर z का मान क्या है, 1 से कम है। जब दाब का मान कम होगा उस समय जो गैसों के अणु होते हैं उनमें आकर्षण बल प्रभावी हो जाते हैं। ध्यान रखना, जब दाब का मान 1 से कम होता है उस समय गैसों में क्या होते हैं, आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। आकर्षण बल प्रभावी होंगे तो अणु क्या आएंगे, पास पास आएंगे, और अगर अणु पास पास आएंगे तो उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि जो निम्न दाब क्षेत्र है, जो निम्न दाब क्षेत्र है वहाँ पे z का मान क्या आ रहा है, 1 से कम आ रहा है। और अगर z का मान 1 से कम आता है, z का मान अगर 1 से कम आता है तो जो संपीड्यता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, मतलब उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। और अगर z का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है, z का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र होगा, और उच्च दाब क्षेत्र में क्या होगा बताओ, वहाँ पे संपीड़ितता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो अपने पॉइंट लिखे थे आई थिंक आपको वो समझ में आ गए होंगे। तो इस ग्राफ को आप अच्छे से याद रखना, ये ग्राफ आपको बहुत कुछ समझने में मदद करेगा। समझ में आ गया ये ग्राफ कैसे बना, किसके लिए z का मान 1 से कम आएगा, किसके लिए z का मान 1 से ज़्यादा आएगा, वो इस ग्राफ के साथ आज हमें निकाल सकते हैं। पता लगा लिया अपन ने
कि कब जेड का मान x से ज़्यादा आएगा और कब जेड का मान x से कम आएगा। बस इस ग्राफ के साथ ऐसे, इस फॉर्मूले के साथ ऐसे अपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। तो एक बार आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है भाई, ओके, ठीक है, लिख लो एक बार, इतना लिख लो, फिर आगे पढ़ते हैं।